गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन के साथ मैं हूं महक असलम और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका आज जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, बिकॉज आज इब्तदा में ही एक अफसोसनाक खबर है आपके साथ शेयर करने के लिए। कराची हैदराबाद मोटरवे M9 नूरियाबाद के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बाग हो चुके हैं। और हादसे में 20 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। लाश और ज़ख्मियों को लूनीकोट तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुसाफिर बस कराची से फैसल खैरपुर जा रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर अली अब्बास भाई, उनकी जो हमशीरा हैं वो भी इस बस में सवार थी, वो भी ज़ख्मी हुई हैं। तो अपनी दुआओं में उनकी हमशीरा को समेत बहुत सारे समेत सबको याद रखें और प्लीज़ दुआ करें, क्योंकि बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। महक, जब भी हम देखते हैं ये जो M9 मोटरवे है, जिस तरीके से यहाँ पे ये हादसात मुतवातिर होते हैं, ठीक है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। कोशिश करेंगे हम जानने की इसके पीछे वजह क्या है, और बल्कि ये वहाँ पहुँच के जानने की कोशिश करेंगे कि आया इतने ज़्यादा हादसात वहाँ क्यों होते हैं। और फैसल, जब भी इस तरह की कोई खबर आती है ना, तो हमेशा एक चीज़ जो बैकग्राउंड में हमें सुनने को मिलती होती है कि तेज़ रफ्तारी का नतीजा है ये, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के वक्त रोड्स खाली होते हैं और जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेंगे निकल जाएंगे। वो जो तेज़ रफ्तारी होती है ना, वो इतनी इस तरह से फिर जानलेवा साबित होती है। सो जैसे जैसे इससे मुतालिक इत्तलात मौसूल होंगी आपको अपडेट भी करते रहेंगे। सबसे अपील यही है कि दुआ करें जिन जिन के प्यारे इस बस में सवार थे, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो सलामत रहे। हुआ है इसमें अल्लाह मियाँ उनको जवार रहमत में अता करे, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। इस तरह की बसेस जब चलती है ना यहाँ पे महक, तो जब इनका एक्सीडेंट होता है इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती कि किसी तरीके से कोई रेस्क्यू किया जाए या कोई इंतज़ार किया जाता है कि आप रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँचे, ऑपरेशन शुरू हो रेस्क्यू का, फिर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और बाज़ों का सूरत ऐसी होती है कि बसों को काटना भी पड़ता है। तो इससे मुतालिक जो जो इत्तलात होंगी, जैसे जैसे इत्तलात मौसूल होंगी, वो आपको ज़रूर देंगे। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि तेज़ रफ्तारी जो है उसी का ये शाखसाना लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से वो बस का आप सिचुएशन देख रही हैं, पूरी जो है ना वो पीछे से कट गई है और पीछे से पूरी दब गई है, जिसके बाद क्रेन से उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो गालिबन यही सूरत हाल रही यही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ साहब की, जो इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना हो गए हैं। और मेडिकल टीम के मुताबिक उमर शरीफ को कराची से वाशिंगटन के सफ़र के दौरान तबीयत ख़राब होने और बुखार के बायस जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत को देखते हुए 12 से 24 घंटे उन्हें जर्मनी में क़याम कराया जाएगा और फिर वाशिंगटन पहुंचते ही 4 से 5 दिन ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाएगा। अच्छा महक, ये कल ही ये चीज़ हो रही थी, जिस वक्त ले जाया जा रहा था उन्हें, तो डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया था कि आप मज़ीद 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखें। लेकिन जो फैमिली थी उन्होंने इस पर इसरार किया, बिकॉज एयर एम्बुलेंस के अमले ने यह कहा कि हम ज़्यादा मज़ीद नहीं रुकेंगे। 11 बजे, हाँ, उन्हें 11 बजे फ्लाई कर जाना था, तो इसलिए ये डिसीजन लिया फैमिली ने कि उन्हें ले जाया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये एक नई अपडेट आई है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में उनके प्रोसीजर की तमाम तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन इस वक्त उमर भाई जर्मनी के एक अस्पताल में हैं। उमर शरीफ की अहलिया ने कौम से दुआओं की अपील की, तो हम भी कौम से उनके लिए दुआ की अपील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात हो जाए। गुलाब मुरझाया नहीं है, अब भी ताज़ा है, लेकिन ये कौन सा गुलाब है? ये वो समंदरी तूफान वाला गुलाब है जिसका नाम रखा गया है गुलाब। और समंदरी तूफान सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए अब खतरा साबित हो रहा है। ये भारत से शुरू हुआ था तूफान, भारत की रियासत उड़ीसा से, और अब इसने रुख किया है सिंध और बलूचिस्तान का। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। हवा का कम दबाव कल तक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 2 अक्टूबर तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, लाड़काना, लसबेला और थरपाकर में शदीद बारिशें होंगी और माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि इस मौसम में ये चाहते हैं कि वो समंदर का रुख करें, ये इंजॉय करें सी साइड को, वो भी प्लीज़ ना जाएं। अभी ज़रा घरों में सेफ्टी रखें। लेकिन वो कराची वाले ही क्या, जो दफ़ा 144 को मान जाएं। जब कहा जाता है कि तूफान आ रहा है मत जाओ, तो सबसे पहले पहुंचने देखते हैं अरे देखें तूफान है कैसा। अच्छा, क्या चीज़ है कि जब मना किया जाता है वही चीज़ ज़्यादा होती है। ये होती है, ये साइकी है शायद, ये हमारी साइकी है। वो उनसे पूछा जाए तो बोलते हैं क्या करना है, हम तूफान देखने आए हैं। तो तूफान देखने की नहीं, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ऐसी देयर इज नो सिचुएशन अंटिल नाउ।
और दुआ करते हैं कि ये जो बारिश का स्पेल है आपके लिए रहमत का ही बायस बनता रहे, ज़हमत का ना बने। कोरोना की बात करें तो फाइनली हम आज वो बात करने जा रहे हैं जिसका हम काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे। मैं हमेशा फैसल से पूछती, फैसल हम ये बात कब करेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो है जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनकी रेशो अब कब होना शुरू हो गया। जो कैमरे के उस पर लोग बैठे हैं नाश्ते की मेज़ पे या ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ बैठ के हमें सुना है वो कह रहे होंगे देखा हमें क्रेडिट मिल रहा है, हमने काम किया। और बाकी आप लोगों को क्रेडिट जाता है क्योंकि आप लोगों ने हमारी बात पे अमल किया, हमारी ना सही, आप लोगों ने शायद हुकूमत की बात पे अमल किया। और इसका क्रेडिट अवाम और हुकूमत सबको जाता है। बेहतरीन हिकमत अमली और वैक्सीनेशन में तेज़ी के नताइज हम देख रहे हैं। मुल्क में जो कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार उसमें कमी देखने में आई है। गो के 52 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं और मजबूरी अमवात इस तरह 27,690 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 48,836 टेस्ट किए गए और उनमें से 1,560 नए केसेस रिपोर्ट आए, जिसका मतलब जो केसेस की शरह है, मस्बत केसेस की शरह वो 3.19% हो चुकी है कि एनसीओसी ने 12 साल और उससे ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन का भी फैसला किया। और जैसे कि हमने बात भी की थी कि इसका एक प्रॉपर अमल जो है वो भी शुरू होगा और इस पे जो है वो एक मैकेनिज्म बनाया गया कि किस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगेगी, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को वैक्सीन लगवाना। आपको याद होगा जब शुरू में हमने वैक्सीनेशन की बात करना शुरू की थी तो बहुत सारे इवन हमारी यंग जनरेशन सीनियर सिटीज़न को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो अब वालिदैन को कायल करना कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी है, ये एक मुश्किल मरहला है और हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है। और इंशाल्लाह जैसे हमारी हुकूमत बाकी चैलेंजेस को का सामना करते है, ये इसका भी सामना करेगी। आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसा वार जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं वो है डेंगू का। आपको याद होगा कि कल फैसल ने बताया था कि मुल्क भर में डेंगू जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ डेंगू का शिकार हो गए हैं। मोहम्मद हफीज़ की तबीयत जो है वो ख़राबी की वजह से नेशनल T20 कप उन्हें अधूरा छोड़ना पड़ा है। तमाम ज़रूरी टेस्ट के बाद डेंगू की तशख़ीस हुई है। मोहम्मद हफीज़ की तबीयत बेहतर है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे मगर अब जो है मकदार उसकी बेहतर हो रही है। लेकिन तमाम लोगों के लिए मैसेज हमारा यही है कि प्लीज़ जो बताई है एहतियात डेंगू के हवाले से वो करें। सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में अपने घरों के दरवाजे बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकले, फुल स्लीव्स पहने, घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दें ताकि आप इस मरज़ से बच सकें। और आपने जो मोहम्मद हफीज़ की अपडेट दी है ना हमारे देखने वालों को, तो इनिशियली ये हो रहा था कि मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कुछ ये बातें आ रही थी कि शायद उन्होंने कुछ खाने की वजह से उनको कुछ इशू हुआ है। फिर फिर जो खबरें बनाने वाले होते हैं जिनकी ख्वाहिश खबर होती है वो कुछ भी ऐड कर दिया कि जी मोहम्मद हफीज़ के साथ कोई इशू, कोई पीसीबी के साथ इशू हो गया इसलिए वो छोड़ के चले गए। लेकिन नाउ द थिंग इज़ कि उन्हें डेंगू हुआ है एंड ही इज़ रिकवरिंग वेल। तो उम्मीद ये करते हैं कि वो भी रिकवर करें और जिनको हो रहा है वो भी रिकवर करें। आगे बढ़ते हैं। रिकवरी हुई है और अच्छी हुई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात उनकी तारीफ अब करनी चाहिए। यही वजह है वायरस की चौथी लहर में कमी आ रही है। शहरियों की ज़िंदगी बचाने, वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुसलसल इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब एनसीओसी ने फैसला किया है कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक मुश्किल मरहला हो सकता है हुकूमत के लिए। सरबरा एनसीओसी असद उमर के मुताबिक स्कूल्स में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आसानी हो, उनको इसकी अफादियत का पता चले। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा बेहद शुक्रिया वक्त देने। सबसे पहले तो वही सवाल जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी ना कि जब बच्चों की वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ अब हो जाएगा तो वालिदैन को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होगा। वालिदैन यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे क्योंकि जब बड़ों की वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो सीनियर सिटीज़न इवन हमारी यंग जनरेशन जो है वो इससे भागती हुई हमें नज़र आ रही थी। तो ये बच्चों को वैक्सीन कब से लगना शुरू होगी, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव हुई है दुनिया में वो फाइजर और मॉडर्ना है और इसके पीछे इसकी फायदेमंद होने की और इसकी गैर मुज़र होने का डाटा जो है वो क्लिनिकल डाटा जो है वो पूरी दुनिया से इकट्ठा हुआ है और इसके ऊपर पूरे बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और इसकी सेफ्टी जो है वो उसको इंश्योर की गई थी। पाकिस्तान की भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उसने भी उन तमाम स्टडीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था और ये वैक्सीन जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ डिक्लेयर की गई है।
तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन को ये कहूँगी कि ये एक सेफ वैक्सीन है और इसको ज़रूर अपने बच्चों को जो है महफूज बनाने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि बच्चे इस वक्त डेल्टा वेरिएंट से, क्योंकि पहले वाले जो हमने शुरू में जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स देखे थे उनमें बच्चे निस्बतन कम इफेक्ट हो रहे थे, मगर अब जो म्यूटेट करके वायरस ने जो नई शेप इख्तियार की है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त प्रीडोमिनेंट है और ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। और अगर बच्चे सिम्टोमेटिक भी होते हैं, कई बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं कि उनमें उस तरह से सिम्टम्स नहीं आते मगर वो कैरियर्स बन जाते हैं, पर वो इफेक्ट ज़रूर होते हैं वायरस से। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के और तमाम सेफ्टी को इंश्योर करके हमने ये फैसला किया है हुकूमत ने कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैम इसका फिर तरीक़ाकार क्या होगा? स्कूल्स में इसको आप करेंगे प्रॉपर्ली, बिकॉज वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो बेहतर हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल स्कूल्स तो है ही एक प्लेटफॉर्म, और चूंकि हमारी इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 30% वैक्सीनेशन मोबाइल वैन्स के थ्रू हो रही है, इसलिए वो सिस्टम तो ऑलरेडी इन प्लेस है कि हम लोग डोर स्टेप्स पे जाके जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो मोबाइल वैन्स जो है वो बड़े आराम से, चूँकि वो डेवलप हुआ हुआ है एक पूरा नेटवर्क, तो वो स्कूल्स तक जा सकती हैं, वहाँ पर मोबाइल सेटअप्स जो हैं वो लग सकते हैं और स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन हो सकती है। मगर जाहिर है कि सारे बच्चे तो स्कूल गोइंग नहीं है, कुछ कॉलेजेस में और बाकी सारे जो है, तो हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी ज़रूर इनके लिए काउंटर्स होंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो बी फॉर्म है, जो बच्चों का नादरा के पास जो इंदराज होता है जब पैदाइश के वक्त बच्चों को जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है बी फॉर्म का, जिसे आम लोग बे फॉर्म कहते हैं, उसके जरिए जो है बच्चों का डाटा मेंटेन किया जाएगा। जी बिल्कुल नौशीन साहिबा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि चूँकि जो 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनके लिए तो आपके पास ID कार्ड की सहूलत है, जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए बे फॉर्म अब इस पर फैसला किया गया है। मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी, ये जो हम खबरें सुनते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ कहा जाता है कि मॉडर्ना की फर्स्ट डोज अब पाकिस्तान में लगना बंद हो गई है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, वैक्सीन्स जो हैं वो उनकी कंसाइनमेंट्स आती रहती हैं हमारे पास। जब भी किसी वैक्सीन की कंसाइनमेंट आती है, स्पेशली ये जो डबल डोज वाली वैक्सीन्स हैं, उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जिसको पहली डोज लग रही है उसके लिए स्टॉक में दूसरी डोज मौजूद हो। तो कई दफ़ा कंसाइनमेंट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, ज़ाहिर है हमारे परचेज एग्रीमेंट्स भी हैं, उसके अलावा कोवैक्स की फैसिलिटी से भी आ रही है। तो अगर किसी स्टेज पे लगे कि अभी उतनी वैक्सीन रह गई है जो कि फर्स्ट डोज वालों के लिए सेकेंड डोज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए है, तो वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए डिसीजन किया जाता है कि उस वैक्सीन को जब तक कंसाइनमेंट पहुंच ना जाए, लैंड ना कर जाए पाकिस्तान, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोका जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे ही उसकी नई कंसाइनमेंट आती है तो दोबारा खुल जाती है। अच्छा मैम, मैं चाह रहा था अब ज़रा हमने बच्चों की तो बात की, ओवरऑल दोबारा हम सिचुएशन बात करें। हम अपने टारगेट्स बड़े अच्छे और तेज़ी से अचीव करते जा रहे हैं और रेट जो है वो हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि नाउ अब वो जो शरह है पॉजिटिव केसेस आने की, इट्स नाउ डाउन टू 3.1 समथिंग। तो इसको मज़ीद करने के लिए, इसी पे रहने के लिए या इस रेट को मज़ीद गिराने के लिए हुकूमत क्या सोच रही है? इसी तरीके से यही चीज़ें फॉलो करते रहेंगे या मज़ीद कोई और आपकी जो है वो प्लान्स हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें सबको ये पता है कि ये पेंडेमिक जो है ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। ये कुछ साल, मतलब 1.5-2 साल तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो ये इसको अगर हमने इसके साथ लाइफ को है टोटली बंद नहीं किया जा सकता, तमाम एक्टिविटीज़ रोकी नहीं जा सकती, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और इसमें बच्चों की एजुकेशन भी है, कारोबार भी है और बाकी रोज़मर्रा की जो होती हैं सरगर्मियाँ, उनको भी हमने जारी रखना है। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि हम एक जो न्यू नॉर्मल है उसके साथ हम लोग जीना सीखें। उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। SOPs पे अमल दरामद जो है, जब तक हम अपनी 70-80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते तब तक SOPs पे अमल दरामद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो भी मास्क का इस्तेमाल करते रहें
जब तक हमारी ये 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती। बिल्कुल नौशीन साहिबा, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि वो करते हैं ये कि वैक्सीनेशन लग गई तो अब शायद उन्हें लगता है कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थी। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि ये क्रेडिट आवाम को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, SOPs पर आप लोग अमल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ है जिसके बारे में आवाम पूछती नज़र आती है लेकिन गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है, वो है महंगाई का शोर। और शहरों में महंगाई ज़्यादा है और देहातों में कम है। वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की निराली जो है वो मंतक है, उनकी निराली ये इत्तला है। मगर स्टेट बैंक के मुताबिक दही इलाकों में महंगाई जो है वो शहरी इलाकों की निस्बत तेज़ी से बढ़ी है और रवां साल शहर में महंगाई 12.4%, जबकि दही इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 13.1% रिकॉर्ड की गई है। लेकिन मुझे फवाद साहब की वो बात यहाँ पर फैसल याद आ रही है, वो 75% वाली ना, कि सिर्फ 75 नहीं, सिर्फ 15% या 25% लोगों को लगता है महंगाई है, बाकी पूरी आवाम सुकून में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बाहर बात करते हैं लोगों से, हम उनसे ये शिकवा उन्हें करता देखते हैं कि वो पूछते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की अशिया में रोज़ाना इजाफा हो जाता है, ये महंगाई आखिर कहाँ पर आके रुकेगी, ये फुल स्टॉप कहाँ पर लगेगा? अब तो हमारा भी यही सवाल है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारी जो की इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ पे शहरों में जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा है। वफाकी वजीर इत्तलात की इत्तला गलत साबित हुई। फवाद चौधरी के दावे के बरक्स 3 साल में शहरों के मुकाबले में देही इलाकों में महंगाई ज्यादा बढ़ी है। स्टेट बैंक और वफाकी इदारा शुमारियात के एदाद शुमार ने भांडा फोड़ दिया। गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 8.3%, जबकि देही इलाकों में 8.4% रिकॉर्ड की गई। पिछले 2 साल के एदाद शुमार का जायजा लें तो रवां साल शहरी इलाकों में महंगाई 12.4%, जबकि देही इलाकों में 13.1% रही। जबकि पिछले साल शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 10.2% और देही इलाकों में 11.6% रिकॉर्ड की गई थी। यही वजह है कि मुल्क भर के शहरी दुहाइयां देते नजर आते हैं। गाँव के जो दुकानदार हैं वो 2-4-5 रुपए ज्यादा ही लगाते हैं शहर के निस्बत। वो कहते हैं कि हम दूर से सामान लेके आते हैं। इसके नौकर इसके लिए सौदा मोदा लेकर आते हैं। बाहर निकले, शहर में निकले या गांव में कहीं पे भी जाए, सब जगह एक ही तरह की महंगाई है। लोगों का कहना था कि शहर हो या देहात, हुकूमत महंगाई के अजदे को काबू में करने के लिए फौरी इकदामात करे। सानू माफी दे दो चोई साहब, साडी जान नू छड़ दियो, सानू बख्श दियो। तो शहरों में महंगाई और देहात में महंगाई, इस पे फवाद चौधरी साहब ने जो मंतक पेश की है, लॉजिकली कितनी ज़्यादा वो ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप गूगल पे जाएं और आप फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट खोलें और वहाँ पे आपको अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों में फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। और पिछले कई महीनों से जहाँ पे जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं वो बढ़ती जा रही है, तो शहरों में भी बढ़ी है और देहातों में भी बढ़ी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह कम हो और एक जगह जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि शहरों में महंगाई ज़्यादा है और देहात में कम है? इस पे मेरे ख्याल से नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई सिर्फ आप चीज़ों की कीमतों को देख के सजेस्ट नहीं करते, बल्कि वो जो ग्रुप है जो शहर में या उस देहात में रहता है, उसकी जो इनकम है, उसकी सैलरी है या उसकी जितनी भी कमाई है, उसको देखते हुए महंगाई का तयन होता है। तो ज़रूर इस पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश भी करेंगे फवाद चौधरी साहब से, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया उन्होंने किस बुनियाद पे ये बात करने की कोशिश की। तो काफ़ी अनोखी ये बात है। अनोखी मंतक के अलावा वो जो हमें बाहर की मिसालें देते हैं ना, वो ज़रा फैसला मुझे लगता है उन मिसालों पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताते चले कि बरतानिया पेट्रोल की सप्लाई लाइन बहाल नहीं हो सके और शहरियों की अफरा तफरी में खरीदारी के बाद बेशतर पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। हुकूमत ने फ़ौज की मदद तलब करने और आर्जी वर्क वीज़ा जारी करने का फैसला भी किया है। सोचें, मतलब कि ऐसे ममालिक में भी ये वाले सीन आ रहे हैं कि जो कभी हमारे मुल्क में हुआ करते थे, ये यूके में हो रहा है। और ज़्यादातर कहा यह जा रहा है कि ब्रेक्सिट की वजह से ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। तो बरतानिया ने इस पर, और उन्होंने देखा भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ये मनाजिर मुझे कभी ऐसे लगता था कि हम लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद में हम ऐसे मनाजिर देखते थे। लेकिन अब देखें कि जो वो कंट्रीज़ जहाँ की मिसालें दी जाती हैं, अब आप सोचें कि वहाँ पर ये मनाजिर
देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मजीद हम आपको मनाजिर भी दिखाएंगे और स्टोरीज भी दिखाएंगे, लेकिन अभी शो में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस हाजिर होंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी खबर है। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया और वसीम खान ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी को भेज दिया है। इस बड़ी डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है और जरा ये बताते हैं कि वसीम खान ने अपना इस्तीफा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को भिजवा दी, जबकि वसीम खान का इस्तीफा आज गवर्निंग बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा और वसीम खान ने इख्तियारात में कमी के बायस इस्तीफा दिया है, जबकि वसीम खान ने रमीज राजा से मुलाकात में कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का भी इजहार किया था और रमीज राजा जो है उनसे 2 माह का वक्त मांगा था कि अभी देखते हैं और फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि इख्तियारात में तोसी करनी है या नहीं करनी। उसके बाद रमीज राजा ने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म करके जो है उजराए बताते हैं कि डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ भी करवाएंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास पे वसीम खान के इस्तीफे पर गौर किया जाएगा और वसीम खान को साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने दिसंबर 2018 में CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजद किया था, जबकि वसीम खान ने फरवरी 2019 को अपना ओहदा संभाला था और वसीम खान इससे पहले क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन से भी मुस्ताफी हो चुके हैं और वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले इंग्लिश काउंटी लेस्टरशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं और वसीम खान ने अपने करियर में 58 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। जी अच्छा, ये बताइए कादिर कि वैसे सुना तो यही जा रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रवाबित थे रमीज राजा से वसीम खान के, तो उन्होंने अभी इस्तीफ़ा पेश किया है, क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा? बिकॉज इससे पहले भी जब बात हुई थी तो गालिबन रमीज राजा ने कहा था कि कोई 2 हफ्ते का टाइम दे दें, तो क्या लगता है आपको? देखिए, रमीज राजा जब जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही काफी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फ्रंट फुट पर आगे खेले थे, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो बिल्कुल अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं रमीज राजा उनके साथ कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे और ये क्या सराहियां थी और काफी जो है वो बातें गर्दिश कर रही थी पहले ही हफ्ते में जब उन्होंने चार्ज संभाला था रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कि वसीम खान के इख्तियारात में कमी कर दी गई है, हर छोटी सी छोटी चीज भी चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा देख रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वसीम खान ने ये फैसला किया अपने फैमिली से मुशावरत करके कि अब जो है वो रिजाइन किया जाए और बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास आज हो रहा है, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया वसीम खान का जो इस्तीफा है उसको मंजूर करना है या नहीं करना। अलबत्ता वसीम खान ने काफी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खिदमत दी है और काफी इंटरनेशनल टीम्स को भी पाकिस्तान लाने में उनका अहम किरदार रहा है। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बच्चे से जिसने बड़े बड़े प्रोफेसर्स की गलतियां पकड़ी हैं। हाल ही में महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की लापरवाही सामने आई है, जब 6ठी और 8वीं जमात की रियाजी की किताबों में संगीन गलतियों का इंकशाफ हुआ है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं जमात के तालिब इल्म ने इन गलतियों की निशानदेही की और बदकिस्मती से वजीर बराए तालीम खैबर पख्तूनख्वा मामले से लाइल्म निकले थे। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें 4 सदस्य उसने तालिब इल्म अरबाब मोहम्मद ने ज्वाइन किया, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स की गलतियां पकड़ी। तो अरबाब से जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां थी और पता किसे चला इन्हें कि ये गलतियां हैं और इसकी निशानदेही ऐसे करनी है। अरबाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरबाब, ये जो आपने बड़े बड़े प्रोफेसर्स जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं उनकी गलतियां, मतलब जब बुक आती है तो बच्चे तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, ये इतनी अच्छी आपके ऑब्जर्वेशन कि आपने देखा कि गलतियां हैं फिर उसकी निशानदेही करना, ये कैसे हुआ? क्या मतलब जो पहली गलती थी फिर आपने सोचा कि अच्छा मजीद भी गलतियां हो सकती हैं? जी जब हमारा 8th क्लास का सेशन स्टार्ट हो मुझे हमारा वो जो स्टडी पैक मिला, तो मैंने ख़ुसूसन मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की, तो उसमें मुझे बहुत सा कन्फ्यूजन हुआ। तो मैंने अपने वालिद साहब और असातिज़ा से रहनुमाई ली, तो फिर हमें पता चला कि ये गलतियाँ बुक में ढेर सारी गलतियाँ हैं इनमें, और बुक्स में गलतियों की गुंजाइश होती है, लेकिन मैथमेटिक्स के बुक में गलतियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। Because mathematics is used in every sciences, like it's the father of all sciences.
अच्छा, अरबाब कुछ बता सकते हैं कि फॉर्मूला में गलती थी या फिर कहीं कोई एडिशन हो के कोई सम आ रहा था तो उसमें गलती थी? गलतियां कौन सी थी? जी गलतियां ग्राफ्स, फार्मूले, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स, वर्ड्स प्लेसमेंट की मिस्टेक्स। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी मैथमेटिक्स की 8th क्लास की बुक। ठीक है। ये हम स्टार्ट लेते हैं पहले चैप्टर से। सही। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल। A set A is a subset B. Set A is a subset of B. ये एक grammatical mistake होगी। Since every element of set A is present in set B, so set A is a subset of set B. For example, A is a subset of set B. लेकिन ये जो subset का जो sign होता है, sign, इसके नीचे एक छोटा सा dash होता है। वो dash उन्होंने नहीं दिया। ये जो दिए उन्होंने ये proper subset के दिए subset में। Okay. मैं आपको आगे करके जी दिखाता हूँ आपको। ये देख लें। Just look at the example 11. Like there is no 6 in the data. Just have a look at it. There is no 6 in the data. But just look at the example in the B union A in the Venn diagram. 6 is given, but it is not included in the data, as you can see. Example 12. The data is given, but 6 is also not there, and the putting of the values is also has been done wrong. Like 2 has been to put B, it's intersecting with 2 is included in a set A and also in set B. Right. तो अगर set A में भी हो एक एलिमेंट और set B में भी हो तो वो दोनों एक जो बीच में ये जो स्पेस दी गई है वो इसमें पुट करते हैं। उन्होंने एक ही जगह में पुट कर दी। ये एक बिग मिस्टेक है। अच्छा अरबाब, अब मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है वो निशानदेही की और उसमें आपने जो है ना वो ये जो चिट्स हैं वो लगा के आपने सारे मार्क की हुई ये मिस्टेक्स। तो टोटल कितनी मिस्टेक्स निकली इस 8th क्लास की बुक से? जी ये अभी तो मैंने ये बुक स्टार्ट की हुई है और मैंने पढ़े हैं तकरीबन, ये देखें आप, मैंने पढ़ा है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10 okay. and 11. I have not studied 3 chapters right now. I'm going to study that. लेकिन मुझे इस जो अभी हैं ये इतने मिस्टेक्स मुझे मिले इन चैप्टर्स में, ये बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, like these are uncountable. And when I study the other chapters too, so then I'll work my best to कि मैं अपना फुल कोशिश करूँगी कि मैं और भी गलतियाँ निकाल सकूँ। अच्छा अरबाब, ये जब आपने मिस्टेक्स जी मैं आपको और भी गलतियाँ दिखा रहा हूँ। अब ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे, जब आपने ये मिस्टेक काउंटर कर ली आपने किसको बताया, ये रिपोर्ट आपने किसको की और कोई हाई ऑफिशियल्स ने फिर आपसे कुछ राब्ता किया? जी मैंने अपने वालिद साहब के साथ बैठकर एक क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स किया, तो तब हमें पता चला कि ये तो मेरे सॉल्विंग मेथड में गलती नहीं है, ये बुक में गलती है। अच्छा। तो मेरे बाबा ने फिर इसके लिए यानी इंतज़ाम कुछ किया। जी अच्छा, तो ये मतलब तरीक़ाकार था और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के साथ साथ ये देखते हैं कि आया किताब में गलतियाँ जैसे गलतियाँ होना ठीक है, लेकिन इतनी गलतियाँ कि आप ये सोचें कि वो सारी चीज़ें गलत बताई हुई हैं, तो फिर बच्चा तो परेशान होगा कि पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। फिर सवाल आता है जहन में कि पता नहीं शायद जो है वो पीछे से चीज़ें गलत आई हैं। तो अरबाब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू थे और इसी तरह से आगे जो है वो गलतियाँ आप निकालते रहे। अच्छा अरबाब अगर हमारे साथ मौजूद है तो मैं अरबाब से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अरबाब, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनसे भी ये चीज़ डिस्कस की, फिर उन्होंने आपकी कोई हेल्प की कि वो होता है ना ग्रुप स्टडी हो जाती है, फिर सब मिल के बैठे हों, फिर उन्होंने भी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने अभी तक तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये मैं खुद सेल्फ स्टडी के नाते मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, मैंने खुद ही इनको आइडेंटिफाई किया और आपके साथ सामने रेक्टिफाई कर रहा हूँ।
तो मैंने अपने वालिद साहब से रहनुमाई ली और अपने असातिज़ा के साथ ये सारी गलतियाँ जो है आपके सामने अभी मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छा अरबाब, जिस स्टडी पैक की आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर एक किताब में मिस्टेक आई है तो दीगर सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उनमें भी मिस्टेक्स आ सकती हैं। जी, मैथमेटिक्स में तो गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में गुंजाइश है गलती की, और सब्जेक्ट्स में तो गुंजाइश होगी। अगर नहीं भी है तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर एक प्लेस से एक वैल्यू चेंज या मिसप्लेस हो गई तो समझ लें सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और मैंने सिर्फ अभी फोकस किया मैथमेटिक्स के बुक पर, और बुक्स पर मैं फोकस करके वो भी रेक्टिफाई करके अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं कर लूँ तो मैं वो भी आपके सामने रेक्टिफाई करके बता दूंगा कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। अभी मैंने मैथमेटिक्स पे फुल फोकस दिया क्योंकि मैथमेटिक्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज़ यूज्ड अब्रॉड। और लग रहा है कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है। एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर यूज्ड अब्रॉड। ठीक, अरबाब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे आपने कहा भी कि बाकी जो बुक्स हैं उनकी स्टडी करके भी आप बताएं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बताएं कि गलतियां कहाँ पर हैं और क्यों की गई, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना हो। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है जिसने बहुत परेशान किया हुआ है, वो है डॉलर की ऊंची उड़ान। बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का नया रिकॉर्ड बना दिया और तारीख में पहली बार इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 170 रुपये का हो गया है। स्टॉक डीलर के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर की कीमत पहली बार इस सतह पर पहुंची है। जब भी हम कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो फैसला हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अच्छा डॉलर के महंगे होने से हमारी मईशत पर क्या असरअंदाज होगा, क्योंकि जब भी डॉलर महंगा होता है कहते हैं हर चीज़ महंगी होती है। लेकिन आज हमने कोशिश की है ये जानने की कि डॉलर के महंगे होने के पीछे क्या अवामिल होते हैं, सो दैट आवाम को भी पता चल सके जब हम तनकीद कर रहे होते हैं तो हमें पता चल सके कि आया वाकई हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं या फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं, या फिर जो अभी पेंडेमिक के मामलात हुए थे उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको धचका दिया है। तो इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे सेगमेंट में खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशात आप हैं। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डॉलर के ऊपर और नीचे जाने के, लेकिन जब हम इस करंट सिचुएशन में बात करें, ये जो कोविड हुआ और उसके बाद तमाम तर दीगर चीज़ें हुई, एक जो फैक्टर था वो ऑब्वियसली ये था कि हमारी जो इकॉनमी थी वो बाकी मुल्कों की इकॉनमी से पहले खुल गई थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपनी मार्केट्स, अपने बाज़ार और अपनी सनतें बंद नहीं कर सकते। एक वक्त में कि जिस वक्त पूरी दुनिया बंद थी, हमारी जो मार्केट्स थी वो खुली हुई थी, जिसका मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स चल रही थी, इंपोर्ट हमारी कम हो रही थी, और जिसकी वजह से फिर हमने आगे चल के देखा भी कि 20-25 सालों में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो पॉजिटिव में भी आया। लेकिन फिर हुआ ये कि जब बाकी दुनिया खुली तो उसका इफेक्ट आया। एम आई राइट? ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, देखें बात ये है कि अभी रिसेंट जो फिनोमिनन है वो ये है कि डॉलर जो है पूरी दुनिया में तो डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, बट रिलेटिवली पाकिस्तान में जो है वो अप्रिशिएट ज़्यादा हुआ है। पूरी दुनिया में जो है इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ, और पाकिस्तान में अप्रिशिएट होने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ गया है। आपने देखा होगा अगस्त का जो नंबर आया और उससे पहले का जो नंबर था जुलाई अगस्त का, इसमें जो है हिस्टोरिक हाई पे गया है पर मंथ का इंपोर्ट बिल, तकरीबन कुछ 6.25 अरब डॉलर से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया एक महीने का जी। ये पहले नहीं हुआ, इतना ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स हमने नहीं की, और उसमें ऑफ कोर्स 3-4 अवामिल हैं। एक तो ये कि मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, इसमें पिछले 6-8 महीने में, एक साल में आपने देखा जब से कोविड आया था तो सेंट्रल बैंक ने ये किया कि एक बहुत कम शरह सूद पे लॉन्ग टर्म कर्जे दिए बिजनेसेस को सहारा देने के लिए कि जी आप एक्सपैंड करें, आप नए प्लांट्स लगाएं ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, लोकल इकॉनमी में लोकल इन्वेस्टमेंट हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रोथ की तरफ हम जाएं और लोकल जो है वो प्रोडक्ट्स हों और ऑफरिंग्स हों। एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना इम्पोर्ट्स में जो है वो तेज़ी आ रही है। दूसरा जो एडिबल ऑयल है, खाने पीने का जो तेल है, फिर उसके बाद खाने पीने की दूसरी अशिया हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आई है उनकी प्राइसेस में पूरी दुनिया में।
और ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट करते हैं 70-75% हिस्सा जो हमारा इंपोर्ट का है वो ऐसा है कि अगर आप कीमतें थोड़ी चेंज भी कर दें या उनको महंगा भी कर दें या रुपये को उसकी कदर में कमी भी कर दें, फिर भी वो इंपोर्ट जो है शायद ना रुकें। फिर ऑयल जो है, ऑयल प्राइसेस आज जो है ऑयल प्राइसेस $80 पे पहुंच गई है, जो पिछले साल में 40 पे थी और कोविड के ज़माने में तो बहुत ही नीचे 20 से भी नीचे चली गई थी। तो ये 3-4 अवामिल हैं जिसने मिलकर इंपोर्ट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और ऑफ कोर्स उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमीज खुल रही हैं, तो नेचुरली जो है वो इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो एक बड़ा रीज़न है। फिर एक और रीज़न ये है कि अफगानिस्तान का जो विड्रॉल हुआ है यूएस का, उसका एक एडेड प्रेशर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ से डॉलर जो है वो निकल के अफगानिस्तान जा रहा है इनडायरेक्टली इलीगल चैनल्स के थ्रू। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में इजाफा है और रुपये में जो है वो कमी देखी जा रही है। तो यानी चंद अवामिल है। अच्छा खुर्रम, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा आवाम को समझाएं, क्योंकि एक सोच ये ना कि डॉलर महंगा होगा तो अच्छा हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन आवाम की आसानी के लिए अगर आप ये समझा सकें कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव फौरी तौर पर क्या चीज़ों पर असरअंदाज होता है या उसको कुछ वक्त लगता है? जी बिल्कुल, देखें वक्त बिल्कुल लगता है और जो है उतार चढ़ाव से जो है हमें नुकसानात जो है वो रुपये के गिरने से ज़्यादा होते हैं। उसकी कदर में जो कमी आती है उससे हमें नुकसानात काफ़ी होते हैं, क्योंकि उसमें एक नुकसान तो ये होता है कि जो बाहर से महंगाई बाहर हो रही होती है पूरी दुनिया में, हम इंपोर्ट करते हैं और एक तो उसका असर होता है। फिर दूसरा ये कि हमारा अपनी करेंसी नीचे जाती है तो उसका असर फिर डबल हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है जब भी आपके यहाँ रुपये जो है वो उसकी कदर में कमी होती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कर्जाजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारे जो बाहर के कर्जे हैं उनमें अगर आप देखें तो तकरीबन 115-118 अरब डॉलर के पास हैं और ₹1 अगर आपको मैं बताऊँ कमी होती है, डॉलर बढ़ता है डॉलर ₹1, तो हमारे यहाँ कोई 1.25 अरब रुपए बिल्कुल इम्पैक्ट जो है उसका इम्पैक्ट एडिशनल पड़ता है, यानी कि हमारे कर्जे 1.25 अरब से बढ़ जाते हैं कम से कम। और फ़ायदा इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो इंपोर्ट्स होती हैं, अगर रुपये को यहाँ रोक दिया जाए और उससे रिजर्व्स जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो बड़ा हार्ड एंड आपका ज़र मुबादला होता है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर वो स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर दे के रुपये को आर्टिफिशियली रोके तो मेरे ख्याल में उससे भी एक नुकसान होता है कि मैं यही से जो है वो खुर्रम भाई मैं आपसे यही अगला मेरा सवाल था। ये जो फ्लोटिंग रेट वाले मामलात हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो यही कहते रहे हैं और जिनकी माशी टीम वो यही कहते रहे कि जी पिछली हुकूमतों ने आर्टिफिशली डॉलर को एक सतह पे मेंटेन किया, इस वजह से वो प्राइसेस नीचे आई, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह है। अब जो हमारी इकॉनमी चल रही है दैट्स ऑन द फ्लोटिंग रेट। तो मैं चाहूँगा आम आवाम के लिए ये ज़रूर समझाएं, क्योंकि आम कहते हैं कि नहीं जी पहले आप देख लें तो ये प्राइसेस नहीं, अब देख लें ये प्राइसेस हैं। ये जो फ्लोटिंग फिक्स रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हम आए हैं, इसका ज़रा मैं चाह रहा था कि आप एक आम आदमी के लिए ये भी बताइए। अच्छा देखें, ये सॉल्यूशंस जो हैं ये दोनों नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी दोनों में से कोई एक चूज़ किया जाए तो क्या बेहतर होगा गिवन द सर्कमस्टांसेस, मेरे ख्याल में वो ये बेहतर है कि आप आर्टिफिशियली ना रोकें। उसकी वजह ये देखें, ये सिंपल इकनॉमिक्स हैं कि किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है और सप्लाई कम होती है उसकी, तो नेचुरली उसकी कीमत ऊपर जाती है। इसी तरह किसी भी चीज़ की जो है वो सप्लाई में इजाफा होता है, यानी कि उसकी बहुतात हो जाती है और उसकी डिमांड में कमी होती है, तो कुदरती तौर पर उसकी प्राइसेस नीचे आती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी मार्केट में उसकी कीमत नीचे होती है। ये एक बेसिक इकनॉमिक्स है। इसी तरह डॉलर रुपये भी है कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, फूड की कीमतें बढ़ रही हैं, आप लोकली नहीं बना रहे और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है डॉलर में जो है, क्योंकि डॉलर में आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलर दे के पे करते हैं और फिर चीज़ मंगवाते हैं, तो डॉलर में जो है फिर इजाफा होगा उसकी कीमत में और आपके जो अपना रुपये है या अपना करेंसी है उसमें कमी होगी। तो ये देखें, ये तो नेचुरल है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा जो है डॉलर जो है मार्केट में जो है देकर, अगर उसकी डिमांड आ रही है तो वो डॉलर निकाल के दे अपनी जेब से या अपने रिजर्व से निकाल के दे। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में फिर हम दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है हमें, जब हमारे रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक चीज़ क्या है? ठीक चीज़ ये है कि ये हल ये रिजल्ट्स हैं। ये जो आपको करेंसी नज़र आती है ना, कुछ अरसे बाद एकदम से गिर जाती है या उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा महंगाई पे आना शुरू हो जाता है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ये बेसिकली हल जो है आपका फिस्कल पॉलिसी में है, यानी कि आपके टैक्सेस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कितना अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं,
और फिर अपने खर्चों को कम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फिस्कल साइड पे अपने खर्चों को बढ़ाती रहेगी और टैक्स को सही जगह नहीं लगेगा, टैक्स का ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन प्रोडक्टिव यानी कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरफ आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। गवर्नमेंट खुद मैनेज करने में 500, 400, 500 अरब रुपए लगाती है। तो ये खर्चे अगर बचाए गवर्नमेंट, पावर सेक्टर को ठीक करे, एनर्जी के इश्यूज़ को ठीक करे, सर्कुलर डेट को कम करे, सब्सिडीज़ को कम करे, तो ये सारा इफेक्ट जो है ना इवेंचुअली ये रुपये के फॉर्म में और फिर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये कम आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए फिस्कल जो आपकी पॉलिसी है उसका बेहतर होना ज़रूरी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट, ये स्टेट बैंक खुद ही रेट ऊपर नीचे करता है इंटरेस्ट रेट शरह सूद को, ताकि इंपोर्ट्स रुकें या रुपये में स्टेबिलिटी आए, वो तो अपना काम करेगा। लेकिन फिस्कल साइड पे मैनेज करना, पब्लिक फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हम ज़्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी पे प्रोग्राम पे भी बात करते हैं, बट लेट्स डिसाइड सम अदर डे, और उस पर हम खुर्रम भाई ज़रूर ये जो फिस्कल पॉलिसी है और किस तरीके से उसको गवर्नमेंट मेंटेन कर सकती है और उसके थ्रू किस तरीके से हम डॉलर्स की उतार चढ़ाव और महंगाई पे जो है वो काबू पा सकते हैं। दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट टॉपिक, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। डॉलर ऊंचा नीचा क्यों होता है, कोशिश की हमने लोगों को बताने की, जो अवामिल कार फरमा होते हैं वो बताने की। अभी एक ब्रेक लेते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दुआ करें डॉलर को भी ब्रेक लगे। वेलकम बैक। कराची वाले तैयार हो जाएं, शहर में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि बारिश जो होगी वो शाम और रात में मुख्तलिफ इलाकों में होगी। महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब ने। सरफराज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुबह के वक्त कराची में बारिश के कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे कि तलात है कि आज बारिश हो सकती है, तो प्लीज़ बताएगा कल जितनी बारिश होगी, कल से ज़्यादा की उम्मीद रखें, और क्या पूरे कराची में ये बादल बरसेंगे? देखिए, आज तो इतना ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, लाइट रेन ही है जनरली, और किसी एक आध जगह में मॉडरेट हो सकती है। पहला हाफ जो है वो खासा गर्म होगा। आज टेम्परेचर 38-39 तक जा सकता है, और दिन में जब हवा चलेगी तो एक तरह से लू महसूस होगी लोगों को। तो लेकिन कल से असल स्पेल है, जो हैवी स्पेल है, वो कल से लेके यानी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन है कम अज कम, तो उसमें हैवी स्पेल है और उसमें खासी तेज बारिश होगी, बाज़-औक़ात बहुत मूसलाधार बारिश के भी इम्कान है। और उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो अलर्ट इशू किया गया था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। उसके साथ साथ समंदर में भी रफनेस आ जाएगी, क्योंकि ये लो प्रेशर गुजरात के करीब है इस वक्त, और जब ये अगले 12 घंटे या 18 घंटे में कह लें समंदर में दाखिल होगा तो दोबारा से शिद्दत पकड़ सकता है, और समंदर में भी तो गियानी रहेगी उसकी वजह से। सही है। अच्छा, ये कितने दिन तक रहेगा? ये हफ्ते तक रहेगा, 2 अक्टूबर तक, और शिद्दत इसकी कब तक रहेगी? हफ्ते से पहले डाई डाउन कर जाएगा? शिद्दत हफ्ते तक रहेगी, सैटरडे तक इसकी शिद्दत रहेगी, इसलिए कि खासा इसका फैलाव है, और यहाँ से हमारे एरिया से निकलते यानी उसको मतलब 2 तारीख तक ही जाके निकलेगा, 2 अक्टूबर की शाम तक, और फिर आगे बलूचिस्तान का जो साहिल है गवादर जीवानी तक खासी तेज बारिशें होंगी, जो पूरी जनूबी बलूचिस्तान की पट्टी है उस सारी पे, और समंदर में भी खासी तुगयानी रहने का खदशा है, तो वहाँ तो 3 तक चलेगा ये स्पेल। सही। अच्छा सरफराज साहब, हम अमूमन देखते हैं कि ये जो बारिशों का स्पेल होता है ये अगस्त का लास्ट या फिर सितंबर का मिड इस तक रहता है, लेकिन इस दफ़ा ये स्पेल काफ़ी लंबा हो चुका है, यानी अक्टूबर भी इसमें ना, अक्टूबर के पहले 5 दिन भी कवर हो रहे हैं। तो इससे हम क्या समझें कि जो विंटर्स आने वाले उनमें ताख़ीर होगी, कम सर्दियाँ कराची वालों को नसीब होंगी, ये दफ़ा सर्दियाँ जल्दी आ जाएंगी? देखिए, सर्दी से तो इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता। असल में वैसे एकेडमिकली हम कहें या उसमें कहें क्लाइमेटिकली तो 30 सितंबर तक ही मानसून गिना जाता है, मानसून 30 सितंबर तक ही शुमार होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि सितंबर में मानसून की बारिशें कम होती हैं जुलाई और अगस्त की निस्बत, लेकिन इस दफ़ा सितंबर में ज़्यादा हो रही है, अगस्त में तो हुई नहीं थी, तो ये प्रोलॉन्ग कर गया। दूसरा, इसको एक तरह से एनहेंसमेंट मिली है, ये जो साइक्लोन इन्हीं दिनों में बना, और उसकी वजह से मानसून हवाएं अब ज़्यादा एक तरह से ना इंटेंसिफाई हो गई हैं। सही है। अच्छा, तो ये जो बारिशें हैं ये सिर्फ कराची के लिए या अंदरूनी सिंध के लिए भी होंगी?
अंदरूनी सिंध के लिए भी है ये। कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपार, मतलब सिंध के तमामी अजला में हो जाएगी। और कुछ अजला में जैसे जो सदरन सिंध है, नवाबशाह से नीचे नीचे जितने अजला हैं उसमें हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और उधर थरपारकर, उमरकोट, यानी अंदरूनी सिंध में भी ये बादल बरसेंगे और ये कल से स्पेल शुरू होगा। बारिश होगी और जितने बड़े शहर हैं दादू, नवाबशाह वगैरह और हैदराबाद, उनमें भी इसी तरह तेज बारिश होगी और 2 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल शेयर कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर है जो आपको देनी है और ख़बर यह है कि उमर शरीफ की जायदाद मुंतकली का तनाज़ा मजीद उलझ गया है। उमर शरीफ की तीसरी बीवी से फ्लैट खरीदने वाले ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में तौसी भी कर दी है। बात करेंगे नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, ये तनाज़ा क्या है, ज़रा बताइए। दरअसल एक दरख्वास्त दायर की गई थी उमर शरीफ की जानिब से और उसमें ये कहा गया था जो उनकी तीसरी बीवी हैं यानी ज़रीन गज़ल, उन्होंने एक जबरदस्ती या धोखे से जाली गिफ्ट डीड पे साइन करवा लिया है और वो जो फ्लैट है अस्करी 4 का वो अपने नाम करवा रही हैं और उसे किसी और को फरोख्त करना चाहती हैं। इस हवाले से अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और जो प्रॉपर्टी है उसकी मुंतकली की कार्रवाई रोक दी थी। तमाम एक नई दरख्वास्त इसमें दायर हो गई है और मोहम्मद सलमान नामी शहरी ने यह दावा किया है कि ये फ्लैट दरअसल मैंने खरीदा था उनसे और मेरी डील हो चुकी थी ज़रीन गज़ल से और अब अदालती हुक्म इम्तना के बाद ये सारा अमल रुक गया है। 4.5 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूं और ये सारा अमल रुकने से मेरे पैसे भी फंस गए हैं और ये डील भी फंस गई है। अदालत इस मामले को जल्दी हल करे और ये जो फ्लैट है ये मेरे नाम करवाया जाए। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं उमर शरीफ को भी, ज़रीन गज़ल को भी और सब रजिस्ट्रार है और सिंध गवर्नमेंट है, जो भी फरीकैन है सबको नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने 21 नवंबर को जवाब तलब किया है और जो हुक्म इम्तना था जायदाद की मुंतकली का यानी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम मुंतकिल करने का, उसमें भी तौसी कर दी है और फिलहाल ये फ्लैट किसी के नाम ट्रांसफर ना किया जाए, ये हिदायत की गई है सब रजिस्ट्रार और मुतल्लिका हुकाम को। इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, ये केस प्रोलॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि सबको ही पता है कि उमर शरीफ साहब जो हैं इरफान, वो अब इलाज के लिए इस वक्त फ़िलहाल तो जर्मनी में हैं, तो ये और आगे अमेरिका भी जाएंगे, तो ये मज़ीद प्रोलॉन्ग भी होगा। तो हम मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं और अब शो में हम बात करेंगे कर्ज़ पर गाड़ी लेने वालों के लिए एक बुरी खबर की। कर्ज़ लेने वाला डाउन पेमेंट 15 नहीं 30% देगा। गाड़ी के लिए 30 लाख से ज़ायद कर्ज भी नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़े फैसले कर लिए हैं जिसके मुताबिक गाड़ियों के लिए कर्जों की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 7 और कम से कम 5 साल कर दी गई है, जबकि मुल्क में असम्बल होने वाली 1000 सीसी गाड़ियों पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानों की गाड़ी के लिए कर्ज पर भी नए कवानीन लागू नहीं होंगे। इन नई शराइत से ऑटो इंडस्ट्री जो है ख़ासतौर पर गाड़ी खरीदने का जो ख्वाहिशमंद मिडिल क्लास तबका किस तरह से मुतासर होगा, इस पर बात करने के लिए हमने राबता किया है ऑटो एक्सपर्ट सुनील मंच साहब से। सुनील साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो हम बात भी कर रहे हैं कि जो गाड़ी खरीदने वाला मिडिल क्लास एक शख्स है उसके तो ख्वाब हो गए ना चकनाचूर, तो 1000 सीसी गाड़ी यानी जापानी गाड़ी पर कर्ज तो नहीं मिलने वाला। इसका नुकसान हमारी ऑटो इंडस्ट्री को किस तरह से होगा, कितना मुतासर करेगी हमारी इंडस्ट्री को? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये इम्पोर्टेड तो उन्होंने टोटली बैन कर दिया कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ यूज या नई जो है दोनों को फाइनेंस नहीं करा सकते और लोकल गाड़ियाँ 1000 सीसी से नीचे वालों के लिए पुराना रूल है, नई वालों के लिए नया है। उसमें बेसिकली अगर मैं उसको सम अप करूँ एक नॉन कॉमन लेमैन के लिए तो उसको और मजीद मुश्किल कर दिया गया। डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दी गई है, गाड़ी की जो लाइफ है टेन्योर फॉर लीजिंग या फाइनेंसिंग जो है उसको 7 से कम करके 5 साल कर दिया है, डाउन पेमेंट 15 से 30% कर दी है और मैक्सिमम अमाउंट जो है जो आप ले सकते हैं गाड़ी की फाइनेंसिंग में दैट इज 3 मिलियन रुपीस। सो कोई भी गाड़ी जो कि 50 लाख से ऊपर की है समझिए वो लीज वाला कस्टमर नहीं ले सकता। और इससे इंडस्ट्री पे फर्क ये पड़ेगा कि जो टोटल इंडस्ट्री के फिगर्स हैं तकरीबन आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि 40% जो आपकी सेल है वो फाइनेंसिंग की होती है और वो तमाम में से मेरा खाली 40% का जो आधा है वो निकल जाएगा बिकॉज वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे गाड़ी को फाइनेंस कराने के। और इंडस्ट्री के लिए बुरा है बिकॉज इंडस्ट्री की सेल ऑब्वियसली डाउन होगी। जब बजट आया था तो आपने सबने ढोल मक्का किया था, सबने कहा कि बड़ी अच्छी ऑटो पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने गाड़ी को लीज करना आसान कर दी है। तो वो सारी पॉलिसी जो पहले दी गई थी आसानी के लिए और ऑटो मैन्युफैक्चरर को कहा गया था कि अच्छी बात है आप प्लांट लगाएं, प्रोडक्शन करें, यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख यूनिट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। दादा था कि अगले 2-3 साल में 5 लाख होंगे, तो वो मेरा ख्याल है नेगेटिव इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा सुनील भाई, प्रॉब्लम अब ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना
उससे ताल्लुक़ रखने वाला बंदा यही कोशिश करता है कि वो बैंक के ज़रिए कर्ज पर गाड़ी ख़रीद ले, यानी फाइनेंसिंग करवा ले। डाउन पेमेंट में अब जो ये इजाफा हुआ है ना, ये उनके लिए कितने ज़्यादा मुश्किल बन सकता है? मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। देखे ना 15 से 30% एग्जैक्टली डबल हो गया। तो कोई भी अगर मुतवस्सित तबके का आदमी है जो अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसके लिए आप समझ लें क्लोज टू इम्पॉसिबल कर दिया गया है। फिर उसकी जो टेन्योर होता है, जिस तरह 7 से 5 साल किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर आप फर्ज करें 45,000 रुपये किस्त नहीं दे सकते, जब वो 7 साल पे करते हैं वो 30,000 बन जाती है, बट अब वो 7 साल भी अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है उसको रोका जाए, और स्टेट बैंक जो बेसिकली कर रहा है वो यही सिग्नल दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। दे वांट पीपल टू होल्ड देयर हैंड ऑन स्पेंडिंग लाइक दिस, और मेरे ख्याल से वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्करेज किया इंपोर्टेड गाड़ियों को थ्रू एंड थ्रू, जो उनकी यूज और न्यू दोनों की फाइनेंसिंग है। सो दीज आर द, मेरा ख्याल है मकसद ये है। अब उसको कर किस तरह रहे हैं, उस केस पूरे में ये है कि आम आदमी जो है, जो उसका पार था, वो ऑब्वियसली चिकना जो हो चुका है। अच्छा, तो ये जैसे आप ये अनासिर बता रहे हैं कि ये अनासिर हो सकते हैं, इसके पीछे तो एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि इन शराइत का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको फ़ायदा पहुँचाना है। आपकी नज़र में ये भी एक अवामिल है इस फैसले के पीछे? नहीं, एग्जैक्टली इससे अपोजिट है। लोकल मैन्युफैक्चरर को इससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। वो हमारे यहाँ पे एक बहस शुरू हो जाती है न्यू वर्सेस जापानी का, वो नहीं है। ये इशू ये है कि देखें, उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को लेकर आए, अपने इन्वेस्टमेंट करवाए, मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, 13-12 कंपनियां आई जिन्होंने ग्रीन फील्ड स्टेटस पे प्लांट लगाए। अब इस साल के एंड तक तमाम कंपनियों के प्लांट जो है वो तकरीबन प्रोडक्शन में चले जाएंगे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगले साल तक उनकी जो फुल प्रोडक्शन है वो मार्केट में आ जाएगी। बट जस्ट इन कहते हैं एट 11th आवर जब उनकी प्रोडक्शन आने वाली है, तो आपने बताया कि जी आप फलाने बंदे को गाड़ी नहीं भेज सकते, फलाने बंदे को गाड़ी नहीं भेज सकते, फाइनेंसिंग वाले को गाड़ी नहीं भेज सकते, तो उनके लिए तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं होगी। और फ्यूचर आप इसका क्या देखते हैं? बिकॉज जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि ऑल्दो हो सकता गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं होगी, ऑल्दो गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं होगी कि वो अपना जो एक तो लोगों का जो ये एक्सपेंडिचर है उसको कम करे, फिर वो अपना इंपोर्ट इसमें कम करना चाह रही है, ये तो एक तरफ ना बात। लेकिन ऐसे में कितना नुकसान होने जा रहा है जो इवन लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या इवन जो इंपोर्ट भी करा रहे हैं गाड़ियाँ, उनको कितना ज़्यादा नुकसान है, और इस पे क्या आगे चल के बात करेंगे आप लोग गवर्नमेंट से? देखिए बिल्कुल नुकसान है। ये तो क्रेडिबिलिटी की बात है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मी एंड यू एज पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि यार आप पाकिस्तान आए और आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह गवर्नमेंट भी करती है, और गवर्नमेंट लोगों को कहती है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको ये पॉलिसीज में फायदा देंगे। और यही चीज़ बजट में हुई कि जी हम गाड़ियों की लीजिंग आसान कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, और बड़ी धूम मचाएगी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब एक तरह से गवर्नमेंट हैज गॉन बैक ऑन देयर वर्ड्स, और होता ही है कि जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर लेते हैं तो अगली बारी के लिए कोई भी इन्वेस्टर आने के लिए सोचेगा। वो 12-13 कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा लगाया है वो अगली आने वाले कई सालों के लिए जो है ना आपको वो हर्ट करती रहेगी, क्योंकि और जितनी भी चीज़ों में आप किसी भी सेक्टर में कोई भी चीज़ ऑफर करेंगे तो लोग कहेंगे। जी सुनील मंच साहब से भी हम बात करेंगे, बिकॉज अभी कुछ अरसे पहले हमने जी सुनील भाई, मैं उसमें अगर ऐड कर दूं जो आप कह रहे थे, अभी महीना पहले की बात है ना कि हमें ये खुशखबरी बताई गई थी कि जी मुख्तलिफ मज़ीद ब्रांड्स आ रहे हैं, इसके अलावा इनोवेशन होने जा रही है, और हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, और पम्प्स पे भी हमने देखा कि वो जो चार्जेबल पॉड्स हैं वो भी कर दिए गए, जिसमें लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। बट ये जो अब पॉलिसी आई है ये तो बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी उन सारी चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा ये हैम्पर करेगी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को, बिकॉज वो कंज्यूमर जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम गाड़ी ले लेंगे, मैं आई नो मैनी पीपल जिन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी हुई है और वो नई गाड़ी को लीज कराने के या फाइनेंस कराने के प्रोसेस में थे, और अब वो बेचारे सड़क पे खड़े ना, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड गाड़ी कराना चाहते थे वो तो करा ही नहीं सकते, जो लोकल भी कराना चाहते थे तो 3 मिलियन से ज्यादा करा नहीं सकते। एक एग्जांपल है, अगर टोयोटा की गाड़ी फॉर्च्यूनर वो 10 मिलियन की है, तो अगर वो आपने आज लीज करानी तो आपके पास 70 लाख रुपए होने चाहिए, विच मीन्स जिसके पास 70 लाख रुपए वो बाकी 30 भी दे देगा। तो इसलिए 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी तो बिल्कुल भी जो है ना फाइनेंसिंग पे नहीं बिकेगी। उससे एक पॉजिटिव जरूर मुझे नजर आता है, जो कि अगेन आई ऑलवेज ट्राई टू क्लोज एट अ पॉजिटिव नोट, कि जो 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है उसके ऊपर ऑन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जो नीचे वाली है उस पर ऑन बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादातर यूजरों की रीच में जो है यूजर की रीच में 50 लाख से नीचे वाली गाड़ी आएगी, बेशक वो फाइनेंसिंग का कस्टमर हो या कैश का। जो ऊपर वाली गाड़ी है उस पर सिर्फ कैश का कस्टमर रह जाएगा, और उस मार्केट के अंदर जो 50 लाख से प्लस की गाड़ी है उस पर प्रीमियम खत्म हो जाएगा।
तो यू वांटेड टू एंड इट ऑन द पॉजिटिव नोट, बट जो इस वक्त लो इनकम या फिर मिडिल इनकम ग्रुप जो देख रहा है उसके लिए आप कैसे पॉजिटिविटी लाएंगे, उसको क्या बताएंगे, वो क्या करे? जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पीपल सोल्ड देयर हाउसेस और सोल्ड देयर कार्स, और इस चक्कर में कि अब जो होगा वो हम नहीं खरीदेंगे, उनके लिए क्या पॉजिटिव देंगे आप? सर उनके लिए पॉजिटिव यही है कि अब तो जो सूरत हाल है उसमें वो 1000 सीसी तक गाड़ी ले सकते हैं, उससे ऊपर वाली गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते। अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो लीजिंग की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ये मैं बताता चलूँ कि फाइनेंसिंग और लीजिंग दो अपोजिट चीजें हैं। फाइनेंसिंग के लिए सारे रूल्स लाए गए हैं, अगर आप लीज कराना चाहते हैं तो लीज अभी भी हो सकती है और उसके लिए आप लीजिंग कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। चलें, कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे फिर इसका। सुनील मंच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप बता रहे थे कि अब फाइनेंसिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी, तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो 1000 सीसी से नीचे वाली गाड़ी आप ले लें, लेकिन कर्ज नहीं मिलेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऑटो इंडस्ट्री पे। ख़ास तौर पे पिछले चंद महीनों में जो हमने इतने सारे ब्रांड्स जो हैं उनको इनवाइट किया, एंड नाउ दे विल बी थिंकिंग कि हम आ गए हैं, और जब हमारी प्रोडक्शन अब बिल्कुल एलान तार पे आ गई है तो उसके बाद अब एक ये नई पॉलिसी आ गई है। अब एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो बताएंगे आपको कि अगर आपको कहीं भी जिस्म में कोई तब्दीली महसूस होती है, कहीं दर्द होता है या कोई तकलीफ़ होती है, तो उसको हल्का ना लें बल्कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। क्यों हम आपको ये बात करें, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपने दिल को लगा के रखें, सेहतमंदी में लगा के रखें कि आपका दिल सेहतमंद रहे, आप दुरुस्त रहें। बहुत अच्छा पैगाम जी, इसकी हिफाजत करें और गैर ज़रूरी लगाने से परहेज करें। आज आलमी यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है दिल के अमराज से आगाही देना। और हमने सोचा कि हम ये सेगमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवान जो हैं दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। और जब हम कहते हैं ना कि 23 साल का 24 साल का लड़का, उसको दिल का मरज जो है वो इंतकाल कर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो बड़ी हैरानगी होती है कि इतना यंग लड़का, मतलब हम तो ये सोचते हैं कि शायद जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं वही इस तरह के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि दिमागी तनाव, खिंचाव और ज़्यादा गम गुस्सा ये वो अवामिल है जिससे आपकी हरकत क़ल्ब में ना सिर्फ तब्दीली आती है बल्कि इंसान दिल के मरज़ में भी मुब्तला होता है। तो अब इसी पे बात करने के लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर सबा एजाज़ ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर स्टूडियो। हमें बताइएगा कि ऑब्वियसली आज वर्ल्ड हार्ट डे है और बड़ा ज़रूरी होता है ये जानना कि जी ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसका आप सबसे ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ता है ना। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी जो अबव 50 हो गया हमारे जैसे मुल्क में, अबव 45 अबव 50 हो गया जी, अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज वगैरह। बट रीसेंट डेज़ में जो हमारी यूथ है, नौजवान हैं, उनके ऐसे केसेस आए हैं कि वो हार्ट अटैक से उनका बेचारों का इंतकाल हुआ है या फिर नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीजेस। तो ये तो जो हमारी थ्योरी है तो बिल्कुल उसके उलट पड़ गई कि नहीं जी एल्डरली नहीं या फिर अधेड़ उम्र के अफराद नहीं, ये यूथ में भी हो रहा है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और हमारे पास हमने बहुत यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखे हैं। 20-25 साल के लोग भी एक्चुअली हार्ट अटैक के साथ एडमिट होते हैं और उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी हैं, वेस्टर्न पॉपुलेशन थोड़ा डिफरेंट। एक तो हमारा लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअली पैदाइश के पहले 10 साल के अंदर ही नाली में जमना शुरू हो जाता है और हम समझते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम अपनी डाइट और ये सब चीज़ें ठीक करेंगे। एक्चुअली बच्चों के लेवल पे आपको डाइट और उनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमारे यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत कॉमन है और लोग समझते हैं बहुत कूल है कि मेरे दोस्त स्मोक कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ हेल्थ स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बिकॉज ये साइलेंट बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, अगर आप चेक नहीं कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात। तो आइडियली आपको हर 20 ईयर ओल्ड जो होता है उसको एक दफ़ा अपने ये सारे नंबर स्क्रीन करने चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखें, 5 ईयर्स में रीचेक करें और अगर वो एब नॉर्मल आए तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। अभी रिसेंटली ही मैं एक वन ऑफ यू नो एक्वेंटेंस, एक बच्चा हमारा जो कराची शहर का बड़ा अच्छा डिबेटर स्पीकर था, ही वॉज जस्ट 21-22, ये उसकी उम्र थी बेचारे की। एंड प्लस जिसको कहा जाता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं तो भी आपको
लैंकी, बहुत ही ज़्यादा स्लिम, बहुत ही, बट ये जो आपने अवामिल बताए ना, स्मोकिंग और ये वाली चीज़ें, कुछ और भी है अब अवामिल, और कुछ और भी हैं शायद, मैं चाहूँगा जैसे स्ट्रेस हो गया, और इस पे व्हाई नॉट हम इस पे बात करें, तो ये कितना अफेक्ट करता है? बिल्कुल, हार्ट डिजीज़ एक्चुअली मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि किसी एक वजह पे आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस वजह से, बहुत सारे फैक्टर मिल के काम करते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। बाहर के डेटा में देखा गया जैसे कि आपके फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, उनमें हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन होती है। तो जॉब स्ट्रेस या जो लाइफ स्ट्रेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हार्ट का ब्रेन से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो ब्रेन में जो भी खुशी या गमी के चेंजेस होते हैं फ़ौरन उस दिल पे असर करते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं। तो स्ट्रेस दो तरह से असर करता है, एक तो एक्यूट स्ट्रेस है जो शॉक है, जैसे मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं ना, शॉक लगा और मदर जो है वो गिर गई एंड शी जस्ट हैड अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो नहीं होता, बट इसको हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक्चुअली इट्स अ नोन एंटिटी। सही है। इसमें दिल अचानक शॉक की हालत में काम करना छोड़ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करता है, बट आप उसकी नालियों का मुआयना या एंजियोग्राफी करें तो वो नॉर्मल होता है। ये लेस कॉमन है, ज़्यादा कॉमन है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो जिस समय कुछ ऐसे नेगेटिव चेंजेस होते हैं जो दिल पे असर डालते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, और जो बहुत कॉमन है। और हमारे यहाँ क्योंकि स्ट्रेस को निकालने के आउटलेट्स कम है, हाँ, तो ये एक पॉइंट बन जाता है, ये एक पॉइंट और एग्रीवेट। अच्छा, अब एक जो आम आदमी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, मतलब जिस्म में ऐसी क्या तब्दीली है कि आपको लगे कि अच्छा खुदा ना खास्ता आपके साथ ये मामला हो सकता है? लाइक अक्सर हमने सुना है अपने बड़ों से कि अच्छा बाजू में तुम्हारे दर्द हो, हाँ, या फिर अगर चेस्ट में सडन पेन होना चाहिए, सांस फूलना शुरू हो जाए, तो अच्छा ठीक है। लेकिन आजकल जैसे है ना कि सिम्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि बॉडी के लिहाज से चीज़ें, तो प्लीज़ ज़रा देखने वालों की आसानी के लिए बताएगा कि क्या तब्दीली आपके जिस्म में हो रही है, तो आपको फ़ौरन से महसूस कर जाना चाहिए, खटक रहा है आपका दिमाग में कि अच्छा खुदा ना खास्ता कोई मसला हो सकता है। तो दिल क्योंकि हमारा हर वक्त काम कर रहा होता है, जब बॉडी ज़्यादा काम करती है, जैसे कि वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दिल को भी काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर दिल की ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज में या एक्सर्शन पे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। सिम्टम्स बहुत वेरिएबल होते हैं, जो टिपिकल या क्लासिक सिम्टम कहलाते हैं उसमें सीने में एक फैला हुआ दर्द जिसको आप एक जगह पिन पॉइंट नहीं कर सकते, और वो कंधों में, जबड़े में या बाजू में भी जा सकता है, और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो दैट शोज़ के दिल को काम ज़्यादा करना पड़ता है तो उस पर बोझ पड़ता है, थकावट। और ख़वातीन में बाज़ दफ़ा ये सिम्टम्स नहीं होते, बहुत ही डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना, घबराहट, घुटन, ये सिम्टम्स, पसीने आना, खासतौर से काम या बहुत मेहनत के काम। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि ना स्मोकिंग करते हैं, बड़े फिट रहते हैं, वॉक करनी है उन्होंने, उसके बावजूद उन्हें मैंने देखा हार्ट अटैक हो जाता है, अस्पताल में चले जाते हैं। वो क्या वजह है? दिमागी एक स्ट्रेस की वजह हो सकती है? स्ट्रेस भी है, कुछ ये कि आपने अगर अननोन फैक्टर्स हैं जो स्क्रीन नहीं हुए वो भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, पीछे बहुत सारी चीज़ें नोन हैं, बहुत सी अननोन हैं, तो कुछ अननोन भी। अब मैं इस पे लाना चाह रहा था कि स्क्रीनिंग, ठीक है, बिल्कुल। हम उस वक्त अस्पताल जाते हैं जिस वक्त हमारा हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। देखने वालों को ये पहले तो ये बताइएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह इसको ऐसे ले लें कि ये आपका मोबाइल है और आपको आए दिन जो है वो इस पर अपडेट आती रहती है कि जी आप अब खुदा का वास्ता अपडेट कर लें, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, एंड्रॉयड iOS है वो अपडेट कर रहा होता है अपने आप को, तो आपका मोबाइल हेल्दी रहता है। इसी तरह आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी आपकी बजाय देखने में सही चल रही है, बट यू एज अ ड्राइवर नो कि उसके ऑयल चेंज का टाइम आ चुका है या उसके कहीं और मसले मसाइल हो रही है, तो चले जी मैं अपने गाड़ी को भी ज़रा रिफ़्रेश करा लूँ। जब आप अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं, जब आप अपनी गाड़ी को अपडेट कर रहे हैं, तो आप अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, कितना ज़रूरी है इंसान के लिए, हमारे लिए डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग कराना कि जी लेट्स सी कि मुझे अंदर क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या इशूज़ हैं? आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि लोग गाड़ी का बहुत ख्याल रखते हैं, इवन मोबाइल का भी रखते हैं, लेकिन अपनी जान का ख्याल नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं कि जब गड़बड़ आना शुरू हो जाए तब कुछ शुरू हो। इसकी जैसे मैंने कहा कि 20 साल की उम्र से स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, और उसमें आपके कुछ बेसिक हार्ट के हवाले से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर है, अपना हाइट वेट आपको पता होना चाहिए कि आपके हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको 20 ईयर्स पे ही स्क्रीन करना शुरू कर देना चाहिए, और फिर इन पे नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके हार्ट का सबब बनते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ये साइलेंट बीमारियाँ हैं, खामोश हैं, इसलिए आपको इनके नंबर्स पता होने चाहिए, इनको आपको चेक कराना पड़ता है।
और फिर अगर ये एबनॉर्मल आए तो उसके हवाले से फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। बहुत सारे डिफरेंट और टेस्ट हैं जो कि हार्ट के हवाले से किए जा सकते हैं। इसमें कैल्शियम स्कोरिंग का टेस्ट है जिसमें हम दिल की नालियों में अगर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो साथ में कैल्शियम भी इकट्ठा होता है। इट्स अ वेरी बेसिक नॉन इन्वेजिव वॉक इन टेस्ट है कि आप जाके 5 मिनट में करा लें। वो कराया जा सकता है, स्पेशली जो लोग 40 साल से ज़्यादा ऊपर के हैं तो उनको ये टेस्ट करवाने चाहिए और एटलीस्ट वंस अपना चेकअप ज़रूर कराएं। लोगों के ना मैं ये भी होता है जहन में कि यार अगर हिडन है ना तो हिडन ही रहने दो, अगर हमें पता चल गया तो हम मजीद स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये लोगों को समझाना डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर एडवाइस करें, मोटिवेट करें लोगों को कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो आपके साथ लगी हुई है ना, और आपकी सेहत के लिए ये जरूरी है कि आप जाएं और जरूरी है ना देखें कि भाई उसका इलाज क्या है। बजाय शुतुरमुर्ग बन के और यू बेरी योर हेड इन द ग्राउंड, आप ये क्यों नहीं करते कि यू फाइट विद इट। प्लीज इस पे जरा लोगों को प्लीज मोटिवेट करें। बिल्कुल, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आपको अगर आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, लाइफ सही चल रही है, और उसमें सिर्फ जिंदा और रहने या मरने का ताल्लुक नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा हार्ट पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो ये सोचें कि कुछ जब हो जाएगा उस वक्त फिर आपके पास करने को कुछ ज़्यादा रिवर्स करने को कुछ रह नहीं जाता, फिर आप उससे आगे ही चलते हैं। दवाइयाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि उस वक्त पकड़ा जाए, पहले पकड़ें, ताकि ये आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जोर नहीं होता। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि हमारे यहाँ ना तो वॉक का इतना वो है कि अच्छा सुबह के वक्त आप जा रहे हैं वॉक करने, जॉगिंग करने इवन जा रहे हैं, और फिर यही जो वो बहुत ज़्यादा ऑयली खाने हम खाते हैं, स्पाइसी खाने हम खाते हैं, और ये जो हमारा डाइट प्लान है ना ये बड़ा ही ऐसा है कि हमें ज़्यादा कम एज में ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। तो जो अवाम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आज के दिन के उससे हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उन्हें पैगाम दें कि एटलीस्ट रोज़ाना 10-15 मिनट वॉक कर लें, खाना इस तरीके से खा लें, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। वॉक के हवाले से तो ये है कि उसको आप इसमें कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज या जिम होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हैं। वॉक इज़ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, और तकरीबन आधे घंटे की वॉक अगर अपने लिए टाइम निकाल के आप कर सकें, एक साथ ना करें तो 10-10 मिनट 3 दफ़ा कर लें, वो बहुत ज़रूरी है डेली। और रूटीन एक्टिविटी में लिफ्ट इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ होता है कि लोग बस स्टॉप पे भी नहीं जाते, अब तो घर के नीचे से गाड़ी में बैठते हैं और फ़ौरन जो है वर्क प्लेस पे ज़्यादा आराम परस्त हो गए, और वहाँ से भी लिफ्ट में सवार होते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आप फिज़िकली एक्टिव हो सकते हैं वो एक्टिविटी यूज़ करें। पार्क्स में जाएँ निस्बत मॉल्स के, या ऐसी जगहों पे जहाँ आपको बैठना है। दूसरे डाइट के हवाले से एक सेइंग है कि वी आर व्हाट वी ईट, तो जो भी आप खाते हैं वही नज़र आता है। और खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, खाना उसकी क्योंकि पूरे जिस्म पे उसके असर हैं के लिए होना चाहिए। तो उसमें हमारा जो बिल्कुल गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको कहेंगे कि बैलेंस ख़राब है, तो जिस्म का बैलेंस भी ख़राब हो जाता है जब खाने का बैलेंस ख़राब होता है। तो हेल्दी डाइट जो एक्चुअली हमारे पुराने लोग खाते थे, भूसे वाली रोटी और साथ में फल और सब्जियाँ कच्ची, जो कि अब हमने छोड़ दी हैं। तो अब हम वो डाइट पे आ गए ना, या तो बर्गर खा लिए, सैंडविचेस खा लिए, और अगर कोई बुरा ना माने तो पास्ता भी खा लिया और कुछ और भी खा लिया। वो सिंपल डाइट जो थी ना, दैट वाज द बेस्ट। अच्छा, आखिर में मैं अब क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो इसको पैसे से जोड़ते हैं, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आज एक शख्स है एंड ही इज़ गोइंग, उसको ये पता चलता है कि जी अब आपके डलना है स्टेंट, या फिर आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है, कुछ और होनी है, उसका ख़र्चा कितना आएगा? और अगर आप पहले स्क्रीनिंग कराते रहें और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसको एक्सरसाइज दवा से दूर करते रहें, उसमें क्या डिफरेंस आता है? अगर ये हम बता सकें लोगों को तो शायद उनकी कुछ आंखें खुल सकें। तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, बिकॉज थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लगते हैं। एंजियोप्लास्टी तो आपकी लाखों में होती है और जो स्क्रीनिंग है वो हज़ारों में होती है, तो एटलीस्ट 100 टाइम्स तो फ़र्क है। और फिर दूसरा ये है कि उसके बाद भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या वो वाली चीज़ तो वापस नहीं आती है जो आपकी पहले होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, और इसी तरीके से ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ठीक है आपके पास पैसा है तो आप जाएंगे, स्टेंट डलवा लेंगे, एंजियोप्लास्टी करा लेंगे या कोई और चीज़ करा लेंगे, तो रेस्ट श्योर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शायद पहले वाली ना हो सके। इसलिए बजाय
इंतज़ार फरमाइए करने के या आराम फरमाइए करने के, वाई नॉट यू पिकअप योर सेल्फ टुडे, गो टू अ डॉक्टर। आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, आपसे उस डॉक्टर के पास है, बोले मुझे स्क्रीनिंग करानी है। खुदा ना खास्ता अगर उसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं, दैट्स अ टारगेट फॉर यू, दैट्स अ टारगेट कि जी अब मुझे अपनी ज़िंदगी में और वो एक मिरर भी है कि जी अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे चल रहा हूँ, इस स्टेज पे हूँ, यहाँ से पकड़ सकता हूँ, रात भर जाग रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, जस्ट ऑफिस वर्क, और मैं जंक ज़्यादा ले रहा हूँ। वाई नॉट कि मैं एक हेल्दियर लाइफ की तरफ अपने आप को शिफ्ट करूँ, क्योंकि याद रखिए आप इस दुनिया में सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपसे जुड़े वो सारे लोग जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर अपने लिए आप स्क्रीनिंग नहीं कराना चाह रहे, अपने लिए अपने दिल को सेहतमंद नहीं रखना चाह रहे, तो वो जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये ज़रूर करें। जी, मोहब्बत जो आपसे करते हैं उनके लिए भी और आप जिनसे करते हैं उनके लिए भी। आगे बढ़ते हैं और सेहत से जुड़े एक और मसले की बात करते हैं जो तकरीबन हर दूसरे शख्स को परेशान कर देता है, ज़्यादातर ख़वातीन को। क्या जी के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हैं, परेशान कर दिया। फिर क्या होता है, वैक्सिंग होती है, ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बाल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपकी ग़ज़ा जो है वो मुतवाज़न नहीं होती और काफ़ी जतन करने के बाद स्किन फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि चेहरे से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा कैसे मुमकिन है और इसका तरीका कितना महफूज और कितना महफूज नहीं, क्योंकि हर कोई ये कहता है जी कि तरीका ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। तो हमें जो है वो ज्वाइन किया है माहिर अमराज जल्द डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और बताइए कि चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं क्या इसकी वजह है और ये क्यों होते हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो हम ये भी उनसे जानेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी घरेलू टोटके हैं, ये कितना नुकसानदेह, ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बहुत सारी ख़वातीन के ये मसले हम हल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अक्सर ख़वातीन चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों से परेशान दिखाई देती हैं, जिसके लिए काफ़ी जतन भी किए जाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि चेहरे से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा कैसे मुमकिन है और तरीका किस कदर महफूज है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज जल्द डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं, पहले तो इसकी वजह बताइए और क्यों हो जाते हैं, ये रीज़निंग ज़रा बताइए इसकी। जी, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल बिला वजह नहीं आते। इसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल वजूहात होती हैं, और जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो गया, या कभी कभार ये फैमिलियल भी होता है। लेकिन आजकल जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उसके इस्तेमाल से भी ख़वातीन के चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये भी उन वजूहात में से एक वजह है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि इनका खात्मा या इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, और इसमें हम डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट जो है हम लेज़र्स करते हैं, मुख्तलिफ लेज़र्स हैं, जिसमें एनडीएग लेज़र है, जिसमें अलेक्जेंड्राइट लेज़र है, जिसमें आईपीएल है, इंटेंस पल्स लाइट, तो ये करते हैं। इसके अलावा जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट हैं, वो मीनवाइल उन वजूहात को एड्रेस करते हैं। लाइक अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हार्मोन स्पेशलिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं, और साथ में कभी अगर सिस्ट वगैरह हो ओवरीज में तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट उसको उसकी सर्जिकल जो रिसेक्शन है वो एक्सिजन करती। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए मैनेज होता है। ये इसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं, चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों को। अच्छा, और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या ये सिर्फ जो हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल होती हैं, क्या सिर्फ उस यही रीज़न है, या फिर अगर डाइट में आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो कि कॉज करता है तो वो भी इसका रीज़न बन सकता है इन गैर ज़रूरी ग्रोथ का? मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल होता है, लेकिन डाइट में सपोज अगर आप कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन अगर वो ले रही हैं, उससे भी आ सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हार्मोनल। कभी ये बिला वजह भी होता है, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। इडियोपैथिक मतलब साइंस उसको अब तक नहीं पहचान पा रही किसकी वजह क्या है। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि जैसे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट कराती हैं ना, तो इज़ लेज़र ट्रीटमेंट अ परमानेंट सोल्यूशन, या फिर लेज़र के बाद भी ये दोबारा चीज़ें हो सकती हैं? आपने लेजर कराने के साथ साथ मीनवाइल उस वजह को, उस काज को भी एड्रेस करना है
यानी कि सपोज जिसकी अंडरलाइन कोई रीज़न बनती है उसको भी एड्रेस करना है, तब फिर ये ख़त्म होंगे। यानी सपोज अगर कोई ओवरीज के अंदर सिस्ट है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो सिर्फ लेज़र कराने से मसला हल नहीं होगा। सो आपने रूट काज तक भी पहुंचना है। सही है। अच्छा, कहा जाता है कि जी जो स्किन ट्रीटमेंट हो गई वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं ना, तो जो देखने वाले घर में ख़ासतौर पे ख़ातीन बैठी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत सारी तो इस वजह से भी अप्रोच नहीं करती कि हाय पैसे इतने ना लग जाएं। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि क्या ये बजट फ्रेंडली है या फिर कॉस्टली है? स्किन ट्रीटमेंट्स जो हैं आजकल, नंबर वन आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा आपका ट्रीटमेंट कर रहा है ही इज़ क्वालिफाइड, क्या कोई वो डॉक्टर है भी या नहीं। आजकल बदकिस्मती से आप देख रहे होंगे कि किसी ने अपना नाम एस्थेटिशियन रखा हुआ है, किसी ने कॉस्मेटोलॉजिस्ट रखा हुआ है, एंड दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स। तो पहले आप अपनी जिल्द एक ऐसे बंदे के हवाले करें जो एटलीस्ट ट्रेंड हो, जो एक्सपर्ट हो, जो डॉक्टर हो, जो डर्माटोलॉजिस्ट हो। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज स्किन की ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती हैं, स्पेशली लेजर्स हो गए या फिर आप हाइड्राफेशियल वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर FDA अप्रूव्ड एंड ये सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। सपोज अगर हेयर रिमूवल में लेजर्स हैं या टैटू में लेजर्स यूज़ हो रहे हैं या एक्नी स्कार्स में हो रहे हैं, ये 100% सेफ हैं। ये आप बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जो बंदा आपको ट्रीट कर रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो डर्माटोलॉजिस्ट हो, वो क्वालिफाइड हो। और डॉक्टर साहब, एक हमारी वो भी तो आदत है ना घरेलू टोटके, हर मामलात में घरेलू टोटके, तो ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू योर स्किन, क्या आप घरेलू टोटकों पे जाएंगे? घरेलू टोटकों और ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि आप अपने आप को एक्सपेरिमेंटल एनिमल जब बनाएंगे तो फिर उसके जो नुकसान है उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। जो चीज़ें साइंस ने अप्रूव की हैं वो मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर के इंसानी इस्तेमाल के लिए वो अप्रूव हुई हैं। सो जब एक जदीद दौर में आप रहते हैं तो फिर आप अपने आप पे तजर्बे ना करें तो बेहतर है, इसके नुकसानात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आल शम्स, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अहम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो जो खवातीन परेशान है, अब यकीनन उनको इसका हल मिल चुका होगा। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई है। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। तो आपको अपडेट करें अहम तरीन खबर, एहतसाब अदालत में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनोली ने हमें ज्वाइन किया। आदिल बताएगा फर्द जुर्म की कार्रवाई क्यों मौखर की गई? देखें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का जो केस है एहतसाब अदालत में चल रहा था, इसमें आज की तारीख मुकर्रर की गई थी फर्द जुर्म आयद करने के लिए। ताहम सभी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त की गई थी, ताहम जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया है और आइंदा समात पर जो है मुलजिम आसिफ अली जरदारी को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया है। एहतसाब अदालत की जज की जानिब से 14 अक्टूबर की तारीख जो है वो दोबारा मुकर्रर की गई है और उसमें कहा गया है जज की जानिब से कि आइंदा समात पर आसिफ जरदारी खुद हाजिर हों, वरना उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए जाएंगे। आज उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख है वो 14 अक्टूबर तक मौखर कर दी गई है। ठीक है आदिल, बेहद शुक्रिया आपका। एक और अहम डेवलपमेंट है, नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई। अब मजीद बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल बताएगा डिटेल्स। देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है नूर मुकदम कत्ल केस में। न सिर्फ मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस कत्ल केस का ट्रायल 8 हफ्ते में मुकम्मल करके फैसला सुनाने का हुक्म भी जारी कर दिया है और पुलिस को भी हिदायत किया है कि वो जल्द अपनी जो शहादतें रिकॉर्ड कराने का अमल है वो शुरू करें और उसे मुकम्मल भी करें। जमानत के लिए जो अडियाला जेल में कैद हैं जाकिर जाफर और असमत जाफर, जो दोनों वालिदैन हैं मरकजी मुलजिम के, उन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर रखा था। इस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और आपसे थोड़ी देर पहले जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि
ट्रायल मुकम्मल होने तक वो जेल में ही रहेंगे और ट्रायल को भी जल्द मुकम्मल करने के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी कर दिए गए हैं। ठीक है सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे सहाम तरीन मामले से मुतालिक, आपका बेहद शुक्रिया। और जाते जाते आपको बताएं कि पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी वाजिद शम्सुल हसन का इंतकाल हुआ। वाजिद शम्सुल हसन सहाफ़ती सफारतकारी का मैदान हो, उनकी कौमी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अप्रैल 2014 में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इससे कबल वो 6 बरस तक ये खिदमात अंजाम देते रहे थे और उनके इंतकाल पर पीपल्स पार्टी के तमाम ही जो रहनुमा हैं उन्होंने बड़े गहरे दुख का इजहार किया। खासतौर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी आपको बताया कि वाजिद शम्सुल हसन के वालिद नवाब शम्सुल हसन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही रहे थे और वाजिद शम्सुल हसन खुद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी और हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी साथियों में भी शामिल रहे थे। चलें जी, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब तो सुन लेते हैं ना कि वैक्सीनेशन करवा लेते हैं आप लोग, मास्क भी लगा लेते हैं। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।